देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री 9000 ईयर्स पहले से ही आज हम समझते हैं, और वो भी सिर्फ कुछ मिनट्स के अंदर ही। बट इसको समझने के लिए वीडियो को हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, जबकि पहला जो पार्ट होगा वो बिफोर 1947 होगा और दूसरा पार्ट जो होगा वो आफ्टर 1947 होगा। तो आज का पार्ट तो ऑब्वियसली बिफोर 1947 होने वाला है। चलिए कहानी को कुछ इस तरीके से स्टार्ट कर देते हैं कि 9000 ईयर्स पहले लोग यहां पर एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का काम करते थे, और फिर 4500 बीसी के अराउंड धीरे धीरे कुछ इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिली, और जन्म होता है यहां पर एक सिविलाइजेशन का जिसका नाम पड़ता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। साथ साथ आपको यह बात भी याद रखनी है कि जो एंशिएंट इजिप्ट था इसको डेवलपमेंट के लिए बहुत ही माना जाता था, और फिर डेवलपमेंट के जरिए ही इस्तेमाल किया जाता है व्हील ट्रांसपोर्ट का यहां पर। तो इस तरीके से धीरे धीरे डेवलपमेंट तो आने लगती है यहां पर, लेकिन क्लाइमेट की चेंज की वजह से इन्हें रिसेटल होना पड़ता है इंडो आर्यन ट्राइब्स के साथ। एंड फिर एंट्री आ जाती है यहां पर एक पर्शियन रूलर की जिसका नाम है डारुस द ग्रेट, जो यहां पर इन्वेजन स्टार्ट करते हैं, और यहां पर एक नया अंपायर बनता है जिसका नाम पड़ता है आकीमेनाइट अंपायर। फिर एंट्री आती है यहां पर नन अदर देन अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि इन्वेजन यहां पर स्टार्ट करते हैं, और यहां पर ही एक और नया अंपायर बनता है जिसका नाम पड़ता है अलेक्जेंडर्स एम्पायर। अब जब अलेक्जेंडर द ग्रेट की डेथ होती है तो उन्होंने इतना बड़ा अंपायर यहां पर छोड़कर रखा था फ्रॉम ग्रीस टू इंडस रिवर। आप देख सकते हैं मैप में कि कितना बड़ा यहां पर अंपायर उन्होंने छोड़कर रखा था। अब यहां पे अंपायर जो है वो डिवाइड हो जाता है और अलग अलग टेरिटरीज यहां पर बनना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इनस्टेबिलिटी आ जाती है यहां पर। फिर मौर्य अंपायर जिसका फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य थे, आप लोकेशन देख सकते हो यहां पर पाकिस्तान की साइड से ही थी। फिर अलग अलग अंपायर यहां पर आना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे ससेनियन अंपायर, गुप्ता अंपायर। बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाता था, क्योंकि बहुत सारी अकॉम्प्लिशमेंट्स हुई थी इसी पीरियड में, जैसे कि महाभारत, रामायण। लेकिन ये भी कोलैप्स हो जाती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि इनस्टेबिलिटी आ जाती है इनके अंदर। अब यहां पर कहानी में आ जाते हैं इंडियन किंगडम्स, एस्टैब्लिश हो चुके हैं यहां पर। अब 7th सेंचुरी में एक्सपेंशन होना शुरू हो जाता है अरब कैलिफेट्स का, जिसे हम जानते हैं उमैयद डायनेस्टी से, और फिर इस उमैयद डायनेस्टी को रिप्लेस किया जाता है अब्बासिड डायनेस्टी से। अब्बासिड डायनेस्टीज एक ऐसी डायनेस्टी थी जो कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के अंकल हजरत अब्बास पीस बी अपॉन हिम से यहां पर निकली थी। एंड फिर कुछ पीरियड के बाद ही दिल्ली सल्तनत जो है वो अपनी डोमिनेंस स्टार्ट करते हैं, और इसके जो फाउंडर थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। यहां पर कई सारी डायनेस्टीज जो है वो आई थी दिल्ली सल्तनत में, जैसे कि मगलुक डायनेस्टी 1206 से लेकर 1290 तक, खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 तक, तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेकर 1414 तक, सईद डायनेस्टी 1414 से लेकर 1451 तक, एंड लोडी डायनेस्टी 1451 से लेकर 1526 तक। एंड यही वो पीरियड था जब हिंदी और उर्दू की इमर्जन स्टार्ट हुई थी इस पीरियड के अंदर ही। एंड कुल मिलाकर 320 ईयर्स तक ये राज करते हैं यहां पर। बट लास्ट डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की लोडी डायनेस्टी जो थी, इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में एक बैटल होता है जिसे हम जानते हैं बैटल ऑफ पानीपत से, और जहां पर बाबर ने ये जंग जीती थी। एस्टैब्लिश हो जाता है यहां पर मुगल्स का रूल। एंड इस पीरियड में बहुत सारे मस्जिद, मदरसे, टेम्पल्स, चर्च, यस आज का अकबर चर्च कहा जाता है एक कैथोलिक चर्च को आगरा में जो है। यानी कि मुगल्स ने मस्जिद और मदरसे के साथ साथ यहाँ पर टेम्पल्स एंड इवन चर्चेस भी बनाए थे। फाइनली अब मैदान में उतरते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये बात तो बच्चा बच्चा ही जानता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में ट्रेडिंग के बहाने से ही। एंड 1611 में ये यहाँ पर मच्छीपट्टनम के अंदर स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेडिंग के प्रोसेस को। फिर धीरे धीरे बाकी स्टेट्स में भी ये अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मद्रास, अहमदाबाद, मुंबई। एंड इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, जब तक औरंगजेब गद्दी पर थे तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी चुपचाप से अपना काम कर रही थी, क्योंकि मुगल्स की आर्मी बहुत ही ज्यादा थी एज कंपेयर टू ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के रिलेटेड। बट 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, अब यहां पर अलग अलग राजा उतरते हैं यहां पर गद्दी पर, और इंस्टेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है यहां पर अंपायर में, क्योंकि कोई भी एक राजा यहां पर टिकता नहीं है। एंड दूसरी तरफ से मराठास और सिख टेरिटरी कॉन्कर करते हैं कुछ अलग अलग पार्ट्स को यहां पर।
एंड यहां से ही ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बेहतरीन मौका मिलता है जहां से वो फिर दूसरे तरीके से वो अपनी आर्मी लाते हैं एंड यहां पर इंडिया पर कब्जा जमा लेते हैं। फिर ऑलमोस्ट 100 ईयर्स तक वो राज करते हैं यहां पर। एंड अब आपको ये बात भी याद रखनी है, जब यहां पर इंडिया जो था वो फ्रीडम लेने के लिए बैठ रहा था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से इंडिया और पाकिस्तान को आजादी नहीं मिली थी, बल्कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो था ये फेल हो गया था। अब आईएनए एंड रॉयल इंडियन नेवी की वजह से ही ब्रिटिशर्स को इंडिया को छोड़ना पड़ा था। ये बात क्या है, ये इसमें अपना एक अलग से वीडियो बन जाएगा कि जो इंडिया है इन्होंने किन की वजह से यहां पर फ्रीडम ली थी। लेकिन ये बात आपको याद रखनी है कि आईएनए एंड रॉयल इंडियन नेवी का यहां पर बहुत ही बड़ा हाथ था इंडिया और पाकिस्तान को फ्रीडम दिलाने के लिए, न कि क्विट इंडिया मूवमेंट का। एंड इसमें बहुत सारे यहां पर फ्रीडम फाइटर्स उतरते थे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, महात्मा गांधी साहब, अशफाकुल्लाह खान साहब, भगत सिंह, बेगम हजरत महल, सरोजनी नायडू और भी बहुत सारे यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स उतरते हैं यहाँ पर आजादी लेने के लिए। अब आजादी लेने के बाद यहाँ पर क्या चीज हुई थी, इस पर अपना अलग से एक वीडियो बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।